गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। बाकी बच्चे कहाँ हैं? उनको मैसेज डालो अनऑफिशियल ग्रुप में। कर दिया मैम। ओके डाल दिया मैम। ओके ओके। ओके तुम लोग ये चैप्टर थर्ड चैप्टर पढ़ा है? यू वेंट थ्रू द वीडियोस पीपीटी। कुछ डाउट है इसमें? जो पिछले क्लास में हुआ था उसमें कुछ डाउट है? मैम अभी तो नहीं किया, पर करेंगे। क्यों है बेटा? जो मतलब पढ़ना चाहिए ना, साथ साथ पढ़ते जाओगे फिर दिक्कत हो जाएगा ना। वैसे वेरी लेस टाइम इज अवेलेबल विद यू, तो हर रोज एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते उसको पढ़ना चाहिए ना, देन ओनली यू कैन कोप अप विद द सिलेबस। यस मैम। ओके लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर स्टॉप किया था इफेक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन स्टील। तो वेनेडियम, व्हाट आर द हाउ वेनेडियम इज इम्पोर्टिंग सर्टेन प्रॉपर्टीज इन स्टील्स, यहाँ पर रोका था। तो आज हम स्लाइड नंबर 34 से यहाँ स्टार्ट करेंगे। रेसिडुअल एलिमेंट, रेसिडुअल मीन्स उसके अंदर रिसाइड हो जाती है, रह जाती है, उस एलिमेंट्स के बारे में। स्टील्स के अंदर some elements are after a lot of cleaning process, removal process, casting method, तो रिडक्शन मेथड से भी उसके बाद भी रेसिडुअल मीन्स उसमें रह जाती है some of the metal, those who are, what are those metals during the processing of steel। जो मैन्युफैक्चरिंग मेथड में डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग मेथड फॉलो करते हैं, some residual elements remain in the metal, स्टील के अंदर it will available। These residuals are trace element, trace elements means उसका quantity will be much lesser, कितना 0.01%, 0.02%, so इसको हम trace element कहते हैं। when it is less than 0.1%, those metals are called as trace elements that are unwanted due to their detrimental properties। तो ये हैं ट्रेस एलिमेंट है, इवन तो इट इज इन 0.01%, 0.02% है। डेट्रीमेंटल मतलब इट विल destroy the metal, it may cause some disadvantage properties in the steel and it cannot be extracted completely। उसको 100% extract भी, remove भी नहीं कर सकता है। तो those elements are called as residual element। some of these residual elements, उसका एग्जाम्पल है एंटीमनी, आर्सेनिक, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब रेसिडुअल एलिमेंट फॉर्म में स्टील्स में ट्रेसिंग अमाउंट मतलब 0.01%, 0.0% रह जाती है। सो दिस इज कॉल्ड एज रेसिडुअल एलिमेंट। आप स्टील मेकिंग प्रोसेस में आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑल द कितना भी कोशिश की हो, तो स्टिल some metals, antimony, arsenic, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह रह जाती है, उसको कहते हैं रेसिडुअल एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन स्टील। जो अभी तक हमने देखा था स्टील्स, लो कार्बन स्टील्स वगैरह, मतलब जिस स्टील्स अंडर व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ वेरियस अलॉइंग एलिमेंट्स है उसको देखा है। तो ये कार्बन स्टील है। कार्बन स्टील में कार्बन परसेंटेज के हिसाब से स्टील्स विल बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरी, से लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील्स, ऐसे हैं। कार्बन स्टील कार्बन की परसेंटेज के हिसाब से वैरी हो जाती हैं। कार्बन स्टील्स आर ग्रुप बाय देयर परसेंटेज ऑफ कार्बन। किसी में है 0.3% से कम होगा, उस किसी में 0.7% से 0.3 के ऊपर 0.7 के बीच में रहेगा, किसी स्टील में 0.7 के ऊपर अप टू 1.5 तक रहेगा। सो कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन है उसके हिसाब से नाम चेंज हो जाएगी, उसकी प्रॉपर्टीज विल वैरी, उसका एप्लीकेशंस आल्सो विल वैरी। The higher the carbon content,
अगर कार्बन परसेंटेज ज्यादा है द ग्रेटर द हार्डनेस, कार्बन अगर ज्यादा है तो हार्डनेस विल बी ग्रेटर, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल अल्टीमेट स्ट्रेंथ विल बी ग्रेटर, वियर रेसिस्टेंस विल बी हायर, वियर रेसिस्टेंस मीन स्क्रैच वगैरह उस पे नहीं हो पाएगा आफ्टर हीट ट्रीटमेंट। ओके, सो हायर द कार्बन कंटेंट उस मटेरियल में स्ट्रेंथ विल बी ग्रेटर, अगर कार्बन परसेंटेज कम है उसका स्ट्रेंथ कम रखेगा। नाउ इसमें कार्बन स्टील्स में फर्स्ट कैटेगरी है लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील नाम से ही पता चलती है कार्बन कंटेंट कम रखेगा। कितना कम रखेगा? इस लेस देन 0.3%। ओके, 0.1 से लेके 0.3% तक कार्बन विल बी अवेलेबल। दिस लो कार्बन स्टील इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइल्ड स्टील, MS कहते हैं। तो माइल्ड स्टील में MS में 0.3% से कम परसेंटेज कार्बन विल बी अवेलेबल, यूज्ड इन एवरीडे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। लो कार्बन स्टील माइल्ड स्टील हम वर्कशॉप में जाते हैं तो उसमें स्पेसिमेन मिलेगा तुम्हें, टर्निंग करने के लिए, मिलिंग पेसिंग वगैरह करने के लिए जो मिलेगा वो माइल्ड स्टील ही देते हैं। उसमें 0.3% कार्बन कम होते हैं। तो वो है उसका एप्लीकेशन, लो माइल्ड स्टील का एप्लीकेशन बहुत सारा एप्लीकेशन अवेलेबल है, तो वी विल सी वन बाय वन। ओके, लो कार्बन स्टील। नेक्स्ट मीडियम कार्बन स्टील है। तो मीडियम कार्बन स्टील में क्या है, कार्बन 0.3 to 0.75% तक रखेगा, उसको मीडियम कार्बन स्टील। तो पहले वाले में 0.3 से कम था, इसमें अप टू 0.75% इज अवेलेबल। यूज्ड फॉर जॉब्स रिक्वायरिंग हायर स्ट्रेंथ, जिसमें हमें ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, माइल्ड स्टील से ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। मशीनरी पे, ऑटोमोटिव इक्विपमेंट पार्ट्स में, मेटल वर्किंग इक्विपमेंट्स में मीडियम कार्बन स्टील का जरूरत है। मतलब वेयर स्लाइट इंक्रीज इन स्ट्रेंथ इज नेसेसरी, उसके ऊपर लोड लगेगा तो उसमें मीडियम कार्बन स्टील इज सेलेक्टेड। हाई कार्बन स्टील में और भी ज्यादा होगी, मोर देन 0.75 to 1.5% तक कार्बन रहेगा। तो ये हाई कार्बन स्टील नेम इट इज कॉल्ड सो। ओके, यूज्ड पार्ट्स दैट रिक्वायर हाईएस्ट स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ ये तीनों कैटेगरी में, जैसे लो कार्बन, मीडियम कार्बन, हाई कार्बन है ना, तीनों में ज्यादा जो स्ट्रेंथ कहाँ पर चाहिए, पार्ट्स बनाना पड़ेगा हमें, उसको हाई कार्बन स्टील से बनाएंगे। वेयर हार्डनेस इज मोर रिक्वायर्ड, वियर रेसिस्टेंस ज्यादा चाहिए, उस केसेस में एप्लीकेशंस में हाई कार्बन स्टील से parts or mechanical elements are manufactured. Once they manufactured, they are heat treated and tempered. मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद हीट ट्रीटमेंट देते हैं मेटल्स को, हीट ट्रीटमेंट एंड टेम्परिंग वगैरह करते हैं, और भी उसका स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, ज्यादा करने के लिए। ठीक है, ये है 3 टाइप्स ऑफ कार्बन स्टील्स है, लो कार्बन, मीडियम कार्बन, हाई कार्बन स्टील्स है। ये कुछ एप्लीकेशंस है कार्बन स्टील्स का। ये देखो गियर है, तो गियर है जिसके ऊपर इंस्टॉल्ड है वो गियर शाफ्ट है, गियर शाफ्ट है। ये है 3 गियर्स आर अवेलेबल। तो इसका जो कहाँ पर प्लेस किया है, क्लैंपिंग कर रखा है, वो भी कार्बन स्टील का पार्ट है, कार्बन पार्ट है। ये मशीनिंग सेंटर है, हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर इज अवेलेबल। ओके, सो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन स्टील्स है। तो उसका एप्लीकेशंस है गियर मैन्युफैक्चर करने में, गियर शाफ्ट मैन्युफैक्चर करने में, तो कोई कास्टिंग्स वगैरह, ये क्लैंपिंग्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करने में, मशीनिंग सेंटर, हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर मैन्युफैक्चर, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, बेड बेस, कटिंग टूल्स, सभी में स्टील्स का काम ज्यादा आती है। बट कौन सा स्टील है, कार्बन कितना परसेंटेज है, वो कितना वेट लोड पड़ेगा, उसके हिसाब से हम लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील्स ऐसे हम सेलेक्ट कर देते हैं। सो दिस आर फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ कार्बन स्टील्स। फिर सीवेज का जो ड्रेनेज पाइप वगैरह होती है वो कार्बन कास्ट आयरन से बनाई होती है, वो भी स्टील का कैटेगरी में आएगा। सो डिफरेंट एप्लीकेशंस आर अवेलेबल इन डेली लाइफ कार्बन स्टील्स का। ठीक है, नेक्स्ट अलॉय स्टील है।
ये अलॉय स्टील में क्या है, अलॉय मीन्स दूसरा एलिमेंट है, पेरेंट मेटल से दूसरा एलिमेंट ऐड हो जाती है। स्टील मतलब क्या है, स्टील में तो फेरस कंटेंट रखेगा, कार्बन FeC फेरस एंड कार्बन रखेगा स्टील पे। अलॉय स्टील मीन्स अलॉइंग एलिमेंट्स, थर्ड मेंबर को हम इसमें मिला देते हैं अलॉय स्टील्स पे। सो अलॉय स्टील्स आर स्टील दैट कंटेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अलॉइंग एलिमेंट्स। अलॉय मीन्स दूसरा मटेरियल है, ठीक है। नाउ हाई स्ट्रेंथ लो अलॉय स्टील, माइक्रो अलॉय स्टील, नैनो अलॉय स्टील, मतलब हमें अलॉइंग एलिमेंट कितना ऐड कर रहे हैं उसके हिसाब से। अगर ज्यादा हाई स्ट्रेंथ चाहिए, ये हाई स्ट्रेंथ लो अलॉय स्टील्स हैं, जो कार की बॉडी पार्ट्स है ना, वो है कार की बॉडी पार्ट्स, इट इज यूज्ड फॉर, जो कोई भी जैसे वैगनार ले लिया, वैगनार का जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, कवर जैसे बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर है, इट इज मेड अप ऑफ हाई स्ट्रेंथ लो अलॉय स्टील। अलॉय स्टील से ऑटोमोबाइल्स की बॉडी पार्ट्स बनाते हैं, ठीक है। चेसिस नहीं है, चेसिस कास्ट आयरन से बनाते हैं। चेसिस के ऊपर जो हम कहाँ पर सीटिंग में बैठते हैं उसकी सराउंडिंग में चारों तरफ होती है ना, दैट इज हाई स्ट्रेंथ लो अलॉय स्टील है। माइक्रो अलॉय स्टील मीन्स परसेंटेज बहुत कम हो जाती है, अलॉइंग एलिमेंट्स का बहुत कम परसेंट में ऐड करते हैं। नैनो अलॉयड मीन्स और भी कम परसेंटेज में अलॉयस ऐड करते हैं। सो कितना अमाउंट ऑफ अलॉइंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं उसके हिसाब से मेटल्स को हम क्लासिफाई कर सकता है। नाउ अलॉय स्टील में हाई स्ट्रेंथ लो अलॉय स्टील were developed to improve the ratio of strength to weight। ये क्या है, स्ट्रेंथ टू वेट है। वेट जैसे है स्टील पार्ट, एल्युमिनियम पार्ट कंसिडर कर लो, ठीक है। एल्युमिनियम है वेट कम, इट वेट्स लेस देन द स्टील, बट जो स्ट्रेंथ है सेम है। अगर ये भी 1 kg एल्युमिनियम 1 kg स्टील है, तो 1 kg स्टील कितना ताकत है, स्ट्रॉन्ग है, उतना ही स्ट्रॉन्ग है 1 kg एल्युमिनियम, बट वेट ऑफ द एल्युमिनियम विल बी लेसर। इसको कहते हैं स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। इवन दो इक्वल क्वांटिटी में है बट स्ट्रेंथ विल बी ग्रेटर, किसमें, एल्युमिनियम पे स्टील से कंपेयर करने से, इसको कहते हैं स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। सिमिलरली अलॉय स्टील में हाई स्ट्रेंथ लो अलॉय स्टील्स में दूसरा स्टील को, जैसे कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन, इसको हाई स्ट्रेंथ लो अलॉय स्टील को कंपेयर करोगे, वेट ये कम रहेगा बट स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगा, ये कह रहे हैं अलॉय स्टील। कॉमनली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल बॉडीज, हाँ मैंने पहले बता दिया था, ऑटोमोबाइल बॉडीज बनाने में यूज होती है, एंड इन द ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री where the reduction in weight is first priority, क्योंकि ट्रक्स, ऑटोमोबाइल, कार्स, बाइक्स वगैरह में वेट कम होना चाहिए ताकि इजीली ट्रांसपोर्ट, मतलब व्हीकल्स आगे मूव करेगा। अगर वेट ज्यादा है, उस ऑटोमोबाइल की वेट को ओवरकम करने के लिए फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है। तो अगर फ्यूल कंजम्पशन कम होना है तो सेल्फ वेट ऑफ द व्हीकल कम होना चाहिए, उस पर्पस के लिए हाई स्ट्रेंथ लो अलॉय स्टील्स आर selected for automobile bodies। सेकंड है माइक्रो अलॉयड स्टील है। तो माइक्रो अलॉयड स्टील्स प्रोवाइड सुपीरियर प्रॉपर्टीज विदाउट द यूज ऑफ हीट ट्रीटिंग। मतलब हमें माइक्रो अलॉयड स्टील्स में हीट ट्रीटिंग करने की जरूरत नहीं है। विदाउट हीट ट्रीटमेंट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल विल बी ग्रेटर। When cooled carefully, these steels develop enhanced and consistent strength। तो प्रॉपरली ट्रीट करने से, कूलिंग करने से, मतलब स्लो कूलिंग करनी है, फास्ट कूलिंग करनी है, तो बाय कूलिंग, प्रॉपरली सेलेक्टेड कूलिंग प्रोसेस से हम मटेरियल का स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, ये कह रहे हैं। ये माइक्रो अलॉयड स्टील है।
extra nano alloyed steel have extremely small grain size. जो alloying elements ऐड करते हैं वो नैनोमीटर में 10 to 100 नैनोमीटर साइज में alloying elements ऐड करते हैं. Since their synthesis is done at an atomic level, their properties can be controlled specifically. Properties को control करने के लिए हम nano alloyed steels को use कर सकता है, क्योंकि वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स, माइन्यूट साइज में पार्टिकल्स को ऐड करते हैं. ओके, नेक्स्ट स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस स्टील करोसन विल नॉट टेक प्लेस. ओके, ये सर्जिकल इक्विपमेंट्स वगैरह जो हॉस्पिटल में डॉक्टर ऑपरेशन वगैरह सर्जरी करते हैं उसमें जो स्टील्स, सिसर्स वगैरह जो बॉडी के अंदर यूज करते हैं वो दो सर्जिकल इक्विपमेंट्स आर मेड बाय स्टेनलेस स्टील, क्योंकि करोसन बॉडी के अंदर करोसन नहीं लगेगा स्टील पार्ट से. तो स्टेनलेस स्टील्स आर प्राइमरली नोन फॉर देयर करोसन रेसिस्टेंट, करोसन जंक नहीं लगेगा. हाई स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग होती है. एंड डक्टिलिटी, हम डक्टिलिटी कोई भी शेप्स में हम उसको प्रोड्यूस कर सकता है डक्टिलिटी नेचर की वजह से. एंड क्रोमियम कंटेंट, क्रोमियम आल्सो विल बी अवेलेबल इन द स्टेनलेस स्टील. ये है स्टेनलेस स्टील का एक एप्लीकेशन है. ओके, और भी स्टेनलेस स्टील कहाँ पर यूज होती है. यहाँ पर देखो जो सीढ़ी की साइड में जो ट्यूब स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर रखते हैं, जैसे हाथ रख के जाते हैं, रेलिंग्स. ओके, हैंड रेल्स. सो दिस हैंड रेल्स आल्सो मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील्स. फिर जो स्क्रूज वगैरह, MS-620 का स्क्रूज वगैरह, क्लैंपिंग इक्विपमेंट्स है, दोस आल्सो मेड अप ऑफ द स्टेनलेस स्टील. Okay, now stainless steel, the reason for the name stainless is due to the fact that in the presence of oxygen, oxygen की presence में steel develop a thin hard adherent film of chromium. मतलब स्टेनलेस स्टील के ऊपर एक हल्का सा क्रोमियम लेयर बन जाती है ऑक्सीजन के वजह से. सो दिस लेयर, क्रोमियम लेयर विल प्रोटेक्ट द बेस मेटल. स्टेनलेस स्टील में करोसन नहीं लगेगा. ओके, अगर कोई कुछ करोसन स्टार्ट भी होगा, इस प्रोटेक्टिव लेयर के ऊपर करोसन विल टेक प्लेस. जो उसके नीचे जो स्टील पार्ट है तो दो इट विल बी सेफ कंडीशन. तो ये स्टेनलेस स्टील है. Okay, even if the surface is scratched, the protective film is rebuilt through passivation. अगर इसमें स्टेनलेस स्टील के ऊपर जो क्रोमियम लेयर बन जाती है तो वो अगर स्क्रैच भी हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो वहां पर दोबारा लेयर बन जाएगा, स्टील को अफेक्ट करने नहीं देगा. सो ये है, इसके वजह से स्टेनलेस स्टील पे करोसन नहीं लगती है. एक पैसिव लेयर मेड अप ऑफ क्रोमियम बन जाती है. स्टेनलेस स्टील टेंड टू हैव लोअर कार्बन कंटेंट. हाँ, स्टेनलेस स्टील में लो कार्बन स्टील कहा ना, तो उसमें कार्बन कंटेंट बहुत कम रहेगा. सिंस इंक्रीज्ड कार्बन कंटेंट लोवर्स द करोसन, नहीं इंक्रीज्ड नहीं, डिक्रीज्ड. स्टेनलेस स्टील टेंड टू हैव लोअर कार्बन कंटेंट ड्यू टू, 1 minute, इंक्रीज्ड नहीं डिक्रीज्ड. Due to decreased carbon content, lowers the corrosion resistance of the stainless steel. Since the carbon reacts with the chromium, it decreases the available chromium content which is needed for developing the protective film. Okay, ये protective layer बनाती है. Next, using stainless steel as reinforcing bar. reinforcement जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, उस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो रॉड वगैरह होती है ना, तो उस रॉड के प्लेस में हम स्टेनलेस स्टील रख सकता है, क्योंकि करोसन कम लगती है. यहाँ पर देखो, इसमें जो स्टेनलेस स्टील नहीं है, जो नॉर्मल है, कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील वगैरह जो रॉड यूज करते हैं, उसके वजह से करोसन लगती है. अगर रॉड करोसन हो जाती है तो फिर दीवार, धीरे धीरे दीवार में भी जो पूरा कंस्ट्रक्शन कोलैप्स हो जाएगी. तो अभी रिसेंटली स्टेनलेस स्टील्स को रेनफोर्सिंग बार जैसे यूज करते हैं बिल्डिंग्स में करोसन को अवॉइड करने के लिए.
It has become a new trend. It in concrete structures में such as highways, building, bridges वगैरह बनाने में हम स्टेनलेस स्टील का बार्स यूज करते हैं. It is more beneficial than carbon steel. Carbon steel से ज्यादा beneficiary है because it is resistant to corrosion from road salt. रोड पे डस्ट होती है तो वो ये सब के वजह से, जो बारिश में एसिटिक सॉल्ट होती है, ये सब के वजह से करोसन नहीं लगेगा अगर कंक्रीट पे हम स्टेनलेस स्टील का बार्स यूज करते तो. Next to tool and die steel. Tool and die steels are alloyed steels designed for high strength, impact toughness and wear resistant, normal and elevated temperature पे. तो high speed steel maintain their hardness and strength at elevated operating temperature. There are basic types M series and T series. ये tool and die steels है. From the name itself you can identify. Tool means cutting tools are manufactured using this tool and die steels के यूज करके. Die means die manufacture करने के लिए यूज होती है. So cutting tools and die making में जो स्टील काम आती है उसका नाम है tool and die steel. इसमें 2 सीरीज मैंने बताया था, M सीरीज एंड T सीरीज. तो यहाँ पर है ड्रिल बिट. देखो ड्रिल बिट M सीरीज का ड्रिल बिट्स है. इसमें इतना सारा ड्रिल बिट क्यों रखा हुआ है? तो इसमें ना डायामीटर ऑफ द ड्रिल बिट इट विल वेरी. यहाँ पर देखो बिल्कुल छोटा सा ड्रिल बिट है, फिर उससे ज्यादा डायामीटर है, ज्यादा डायामीटर है, इट गोस ऑन इंक्रीजिंग. सो ड्रिल बिट में M सीरीज ड्रिल बिट्स का पिक्चर है. सो M सीरीज मतलब क्या है? molybdenum 10% molybdenum will be available. स्टील ही तो है, बेसिक एलिमेंट तो स्टील है, उसमें 10% molybdenum ऐड करते हैं to have higher abrasion resistance. मतलब क्या है? abrasion means स्क्रैच करोगे. जैसे ड्रिल बिट ड्रिलिंग कर रहा है, दूसरा मेटल के ऊपर चलाते हैं, उसके वजह से इस ड्रिल बिट में क्रैक नहीं आना चाहिए, ये उसमें फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, मेटल रिमूवल नहीं होना चाहिए. उस प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए हम मॉलिब्डेनम ऐड करते हैं. तो मॉलिब्डेनम 10% है, इसलिए M सीरीज कहते हैं. M सीरीज स्टील मींस मॉलिब्डेनम 10% विल बी अवेलेबल इस ड्रिल बिट्स में. मैन्युफैक्चरिंग में ऐड कर देते हैं स्टील को. T सीरीज कंटेन 12 to 18% टंगस्टन. T मतलब टंगस्टन है. टंगस्टन सीरीज टंगस्टन 12 to 18% ऐड करते हैं कटिंग टूल्स पे. दे अंडरगो लेस डिस्टॉर्शन इन हीट ट्रीटमेंट. मतलब जैसे ड्रिलिंग करते हैं, मोर हीट इज डेवलप्ड, मोर हीट डेवलप हो रहा है तो मीन्स क्या है? डिस्टॉर्शन. डिस्टॉर्शन मीन्स बेंडिंग होना. ओके, सो बेंड अगर टंगस्टन लगेगा, बेंडिंग वगैरह डिस्टॉर्शन वगैरह विल नॉट टेक प्लेस, इसलिए हम टंगस्टन ऐड करते हैं. T सीरीज टंगस्टन विल बी अवेलेबल अप टू 18% एंड आर लेस एक्सपेंसिव देन द M सीरीज. ये है जो टंगस्टन सीरीज है, T सीरीज वाला टूल बिट्स है, थोड़ा सा चीपर है इसमें M सीरीज से कंपैरेटिवली. नेक्स्ट डाइस. डाइस आर टूल्स यूज्ड फॉर ड्राइंग वायर एंड ड्राइंग वायर्स. जब वायर फॉर्म, वायर्स खींचने के लिए, ड्रॉ करने के लिए. ड्राइंग मीन्स जो ड्राइंग शीट पे करते हैं वो वाला नहीं है, दूसरा वायर्स को जो हम डक्टिलिटी की वजह से खींचते हैं डाई की थ्रू, उसको कहते हैं ड्राइंग वायर्स. एंड फॉर ब्लैंकिंग, बेंडिंग, कटिंग, मशीन फोर्जिंग, एम्बोसिंग, ये सब करने के लिए डाइस का जरूरत है. दोस डाइस आर मेड अप ऑफ डाई स्टील्स. इसमें भी 2 सीरीज है, H सीरीज एंड S सीरीज. H सीरीज हॉट वर्किंग स्टील्स में हायर टेम्परेचर, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर यूज करते हैं. सो H सीरीज use at elevated temperature. They have high toughness and high resistance to wear and cracking. S series में क्या है? shock resisting steel है, designed for impact toughness है. So these all are 2 types of tool and die steels.
हाँ, ये है टूल एंड डाई स्टील्स है। इसमें 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया टूल एंड डाई स्टील्स में। ये 4th चैप्टर है नॉन फेरस मेटल्स एंड अलॉयज है। अब इसमें स्टील्स में किसी को कुछ डाउट है? स्टील्स में कुछ डाउट है बेटा? नो चलो तुम ये बताओ, स्टील्स का कुछ एप्लीकेशंस बता दो बेटा। नाम मैंने तो 2-3 एग्जांपल्स बताया था, तुम लोग भी कुछ एप्लीकेशंस नाम बोलो ना, बोलो इसमें स्टील्स का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील्स का कौन सा पार्ट, तुमने स्टील पार्ट का नाम बताओ। 4 बच्चे हैं, चारों एक एक एग्जाम्पल बोलोगे। स्टील पार्ट जो इंजीनियरिंग पार्ट है, तुम डेली लाइफ में देखते हो स्टील पार्ट। स्टेनलेस स्टील ग्रिल्स वगैरह। क्या है बेटा? मैम ग्रिल्स ब्रिज, ग्रिल्स ग्रिल्स ग्रिल्स, ओके। कहाँ पर? मैम ग्रिल छत पे की जो लगती एप्लीकेशन हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में होती है ना। यस मैम, मैम जो छत पे लगती है नॉर्मली। हाँ यस, छत पे बालकनी में डालते हैं, ओके वेरी गुड। दूसरा एप्लीकेशन? मैम यूटेंसिल्स। हाँ यूटेंसिल्स, ओके। घर पे जो स्टेनलेस स्टील बर्तन वगैरह होते हैं ना, ग्लास वगैरह, प्लेट वगैरह स्टेनलेस स्टील का, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट? नट बोल्ट्स मैम। नट बोल्ट, ओके। हाँ, नट बोल्ट स्टेनलेस स्टील का बनाते हैं, ओके। और भी पार्ट? मैम स्केल, स्केल। स्केल, हाँ मैम। हाँ ओके। रूलर, रूलर, ओके। हाँ वेरी गुड। और दैट आल्सो मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, ओके। और भी कितना ही याद है? चलो ठीक है। नेक्स्ट 4th चैप्टर है नॉन फेरस मेटल्स। नॉन फेरस मेटल मतलब क्या है? नॉन फेरस मीन्स क्या है बेटा? फेरस नॉन फेरस दोनों को डिफरेंस क्या है? डिफरेंट फेरस नॉन फेरस का डिफरेंस क्या है बेटा? absence of ferrous material। ओके, फेरस कंटेंट रहेगा नहीं, Fe कंटेंट विल नॉट बी अवेलेबल, इसलिए नॉन फेरस कहते हैं, ओके। इसमें क्या क्या कुछ एग्जांपल्स बता दो, क्या जानते हो नॉन फेरस मेटल्स का? बोलो बेटा। शुभम, यशपाल, राजकुमार। नॉन फेरस मेटल्स का कुछ एग्जांपल्स बता दो बेटा। किस किस को हम नॉन फेरस कहते हैं? यश, शुभम। सोडियम, पोटेशियम। मैम वायर, कौन सा वायर बेटा? मैम वो कॉपर का। हाँ वेरी गुड, कॉपर वायर है, इट इज अ नॉन फेरस मेटल, गुड। नेक्स्ट? और भी कुछ? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम वायर, ओके। मैम लेड। लेड, ओके। सो दीज ऑल आर नॉन फेरस मटेरियल है, जिसमें फेरस कंटेंट नहीं हो उसको हम नॉन फेरस मेटल कहते हैं, ओके। एग्जाम्पल है, फर्स्ट हमारी सिलेबस में क्या क्या है? 4th चैप्टर में इंपॉर्टेंट ओर्स एंड प्रॉपर्टीज। ओर्स मतलब कहाँ से मिलती है, ओके। इंपॉर्टेंट ओर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, टिन, लेड। ये है 4.1 पे है सिलेबस के हिसाब से। 4.2 में प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम अलॉयज का प्रॉपर्टीज क्या है, यूज किया है। कॉपर अलॉयज की प्रॉपर्टीज क्या है, यूज किया है। बियरिंग मटेरियल्स है, उसमें क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है, क्या क्या पार्ट्स से बनाई होती है, उसका यूज कहाँ पर है। सोल्डर्स है। तो ये है इस 4.2। सो 4th चैप्टर नॉन फेरस मेटल्स में 4.1, 4.2 2 सब डिविजन्स अवेलेबल है, ओके। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू नॉन फेरस। नॉन फेरस मेटल्स एंड अलॉयज हायर कॉस्ट देन फेरस मेटल। हाँ, ये है नॉन फेरस मेटल्स है, एक्सपेंसिव मटेरियल है, ठीक है, फेरस मेटल से, बट हैव गुड प्रॉपर्टीज, बहुत अच्छा क्वालिटीज होती है। प्रॉपर्टीज क्या क्या? करोशन रेसिस्टेंट, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी,
लो डेंसिटी एंड ईज ऑफ फैब्रिकेशन। करोसन एल्यूमिनियम पे जंग नहीं लगती है जल्दी, जैसे जिस पे स्टील में लगता है उतना जल्दी नहीं होती है। ओके, तो एल्यूमिनियम करोसन रेसिस्टेंट है, कॉपर करोसन रेसिस्टेंट है। तो ये हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इसके थर्मल कंडक्टिविटी हीट को जल्दी ट्रांसफर करती है, कॉपर भी एल्यूमिनियम भी। ठीक है, इसलिए कंडेंसर वगैरह में थर्मल हीट, कंडेंसर में क्या है, हीट ट्रांसफर होती है, तो वो है इट इज मेड अप ऑफ कॉपर्स और एल्यूमिनियम्स। क्योंकि हाई थर्मल कंडक्टिविटी मींस हीट ट्रांसफर जल्दी होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में करंट वन प्लेस टू करंट जल्दी पास हो जाती है, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कॉपर में भी होती है, एल्यूमिनियम में भी होती है, इसलिए एल्यूमिनियम वायर्स ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर में कॉपर वायर्स यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी। लो डेंसिटी, हाँ मतलब बारी कम रहेगा, नॉन फेरस मेटल एल्यूमिनियम कॉपर कंपेयर टू द फेरस पार्ट, बारी कम होती है। ईज ऑफ फैब्रिकेशन मतलब कोई भी शेप है इजीली हम उसको दे सकता है नॉन फेरस मटेरियल, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज इट इज मोर एडवांटेजियस वन, नॉन फेरस मेटल्स ज्यादा यूज करते हैं। ओके, एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम अलॉयज, ये क्या पार्ट है बेटा, तुम्हें कुछ आइडिया है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पार्ट? तुमने देखा होगा डेली लाइफ में। ये कौन सा है बेटा, ये पार्ट का नाम? बाइक है घर पे, सबके घर में बाइक है। मैम हीट सिंक बाइक के इंजन में लगा रहता है। हीट सिंक, नो मैम, जो हीट रिलीज कर देता है वहाँ बाइक के इंजन के ऊपर लगा रहता है ऐसे हाँ इंजन कंपोनेंट है बेटा, पिस्टन के ऊपर लगा रहती है। पिस्टन के जस्ट ऊपर कंबसन चैम्बर में जो हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट को ट्रांसफर करने के लिए ये प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर्स आर अवेलेबल। इसको इंजन कंपोनेंट कहते हैं। इंजन पे जो टू व्हीलर इंजन है ना, टू व्हीलर इंजन के ऊपर पिस्टन के पास अवेलेबल होती है। ठीक है, ये हैं एल्यूमिनियम से बनाई जाती है, कास्टिंग मेथड से। एल्यूमिनियम कास्टिंग है, इंजन कंपोनेंट है, टू व्हीलर का है, पिस्टन के पास इंजन के ऊपर ये रहती है। कोई बच्चे ने बोला है हीट पिन, तो हाँ हीट पिन टर्म भी करेक्ट है, क्योंकि हीट पिन से और यूज्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ऐसे रेक्टेंगुलर में जो प्रोजेक्शन होती है ना, तो ये एक्चुअली व्हाट दे आर डूइंग, सरफेस एरिया को इंक्रीज हो रही है। तो अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो रही है, हीट ट्रांसफर भी जल्दी होती है। तो इसलिए ये पिंस प्रोजेक्शंस होती है जस्ट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा है, हीट ट्रांसफर भी फास्ट होती है, जल्दी एनवायरनमेंट को हीट कंडक्ट किया जाती है। तो ये है हीट फिन्स, और इंजन कंपोनेंट पिस्टन के ऊपर होती है, वो इट इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम अलॉय, कास्टिंग मेथड से बनाई जाती है। एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम अलॉयज मोस्ट अबंडेंट मींस बहुत ज्यादा अवेलेबल है, मेटालिक एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट, 8% क्रस्ट पे होती है। मतलब जो अर्थ है ना, जमीन है, उसके ऊपर 8% अवेलेबल है। हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, हाँ कम वेट होती है, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। रेसिस्टेंस टू करोजन, जंग नहीं लगती है। हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसमें हीट है ज्यादा ट्रांसफर करती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज्यादा होती है, करंट को भी इजीली कंडक्ट करता है। ये नॉन मैग्नेटिक है। नॉन मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटाइज नहीं कर सकता है, नॉन मैग्नेटिक। इजी फॉर्मेबिलिटी, कोई भी शेप्स में, फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकता है एल्यूमिनियम अलॉयज को। एंड मशीनेबिलिटी मीन्स ड्रिलिंग, बोरिंग, ये सब इजीली कर सकता है। मशीनिंग प्रोसेस, एनी मशीनिंग प्रोसेस इसके ऊपर कंडक्ट कर सकता है। सो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम अलॉयज। ओके, तो ये इंजन कंपोनेंट हो गया। ये क्या पार्ट है बेटा, कहीं देखा तुमने ये वाला पार्ट डेली लाइफ में?
What is this? What is the name of this component? गलत है तब भी चलेगा बेटा, बट आंसर देना चाहिए। फैंस के ऊपर लगा रहता है। हाँ, जो इलेक्ट्रिक फैन, सीलिंग फैंस होती हैं वो कास्टिंग, इसी के ऊपर इलेक्ट्रिक मोटर को रख के फिर क्लैंपिंग करते हैं, ऊपर एक कवर डाल के, वो भी कास्टिंग है, ये भी एक कास्टिंग है। ये बेस है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक मोटर रख के हम उसको फिर कवर करते हैं। ये है सीलिंग फैन का जो कवर है, सीलिंग फैन, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल मोटर, इंडक्शन मोटर होती है, उस इंडक्शन मोटर की कवर है का मतलब इस कंटेनर है, इस कास्टिंग के अंदर वो मोटर को इंस्टॉल करते हैं। ये सीलिंग फैन का है, सीलिंग फैन का कास्टिंग है जिसके अंदर मोटर प्लेस किया जाती है। ओके, दिस इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, एल्यूमिनियम अलॉय का कास्टिंग है। तो थर्ड वन क्या है बेटा? ये थर्ड पिक्चर, एप्लीकेशन ऑफ एल्यूमिनियम अलॉय। इसको भी तुमने बाइक में देखा होगा। मैम फर्स्ट ब्रेक टाइम देखा। हाँ, ब्रेक 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 शू। हाँ, ओके, ये थर्ड पार्ट है बाइक में, टू व्हीलर में ब्रेक शूज है। ओके, दिस आल्सो मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम अलॉय है। सो हमें ये 3 एप्लीकेशंस ऑफ एल्यूमिनियम अलॉयज है, याद रखना है। मैम थर्ड वाला जो वो ड्रम ब्रेक में लगा था उसके ऊपर। ये हाँ, ब्रेक शूज। गडियन में अलग ही होता है ड्रम ब्रेक के ऊपर। हाँ, हर मैन्युफैक्चरर है ना बेटा, उसका डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में मॉडिफाई करके फिर पैटर्न लेते हैं ना। एक ही शेप में एक ही एक जैसा नहीं बनाएंगे, फिर बनाएंगे तो इन केस वो पैटर्न नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा शेप्स को चेंज कर देते हैं पैटर्न्स ओके लेने मैम। के लिए। हाँ, नेक्स्ट, एल्यूमिनियम अलॉयज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो उसमें यूनिफाइड नंबरिंग सिस्टम, मतलब एक नंबर डालते हैं एल्यूमिनियम अलॉयज को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो नंबरिंग कैसे करते हैं। ओके, तो ये यूनिफाइड नंबरिंग सिस्टम है, 4 नंबर्स होती हैं एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट करने के लिए, 4 नंबर होती हैं, एंड टेम्पर डेसिग्नेशन विल बी अवेलेबल। इसमें देखो 2024 रॉट एल्यूमिनियम, ये 9 ये दूसरा स्टैंडर्ड है, ये इंडियन स्टैंडर्ड में 2024 है। तो इसमें क्या है, 4 नंबर तो है, 4 नंबर इज अवेलेबल, एंड टेम्पर डेसिग्नेशन, रॉट मीन्स उसमें कोई टेम्परिंग नहीं किया है। तो 2 इज गिविंग दैट अलाइंग एलिमेंट है कॉपर में, सॉरी एल्यूमिनियम पे कॉपर 2% विल बी अवेलेबल। तो ये 24 क्या होती है, 99.24%, कितना वो है 100th ऑफ प्यूरिटी। ओके, सो 99 तो रखेगा, 99.24% एल्यूमिनियम है, बाकी कोई भी अलॉइंग एलिमेंट रखेगा, उसका मतलब है। सो एल्यूमिनियम इन यूनिफाइड नंबरिंग सिस्टम पे 4 नंबर से डेसिग्नेट किया जाती है। ये अलाइंग 1XXX, 1 मीन्स मेजर अलाइंग एलिमेंट, प्योर एल्यूमिनियम अलाय। अगर कोई एल्यूमिनियम अलाय 1 से स्टार्ट होती है उसका डेसिग्नेशन, तो इट इज प्योर 100% प्योर एल्यूमिनियम है। ओके, उसमें अलाइंग एलिमेंट कुछ भी नहीं है। सेकंड डिजिट मॉडिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, एल्यूमिनियम को प्यूरिफाई करने के लिए कितना बार कोशिश किया। अगर 0 है, यहाँ पर देखो 0 है, इसमें प्यूरिफिकेशन किया ही नहीं है, क्यों, 1 से स्टार्ट हो रही है, प्योर एल्यूमिनियम है, तो प्योर एल्यूमिनियम प्यूरिफिकेशन का जरूरत है ही नहीं है। ये 0.5 सॉरी 50 मीन्स 99.50, ये 100 है। ओके, सो 99.50%